बेसिक इंटरपर्सनल यानी कि संवादी भाषा होती है, जो हमारे घर परिवार में दोस्तों के साथ हम उसको सामान्य बात में, सामान्य क्रियाकलाप में हम उसको दिन प्रतिदिन की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। CALP ऐसी भाषा होती है दोस्तों जिसमें हम अपनी भाषा को सामान्य भाषा से अलग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी स्कूल के अंदर, किसी विद्यालय में, किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, किसी सरकारी कार्यालय में, किसी बैंक में, जब हम किसी एक ऑफिशियली रूप में हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्लास में हम जब बात करते हैं, तो हमारी CALP भाषा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये जो है एक तरीके से बनावटी भाषा होती है। क्या होती है दोस्तों? ये एक तरीके से बनावटी भाषा होती है। ये प्राकृतिक नहीं होती है, ये नेचुरल नहीं होती है। जो बेसिक इंटर, ठीक है, ठीक है, हाँ ऐप दिक्कत कर रहा है। तो संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा दक्षता या कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या अकादमिक दक्षता। तो दोस्तों इसके दो नाम हैं, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में। संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा दक्षता, इसको हिंदी में कहेंगे, और अंग्रेजी में कहेंगे C फॉर कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव C, ठीक है, A फॉर एकेडमिक, L फॉर लैंग्वेज और P फॉर प्रोफिशिएंसी यानी कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा दक्षता। ठीक है, ये जो है अकादमिक यानी कि किसी एकेडमी से, किसी विद्यालय से, किसी शिक्षण संस्थान से जुड़ी होती है। किसी एकेडमी से, किसी शिक्षण संस्थान से, किसी विद्यालय से ये भाषा जुड़ी होती है। ठीक है, और ये तो है जो एक तरीके से औपचारिक शैक्षणिक जो है सत्र में जुड़ी हुई होती है। रुक रही है क्लास? नहीं, मेरी तरफ से तो सब ओके है, आपकी तरफ से दिक्कत आ रही है। ठीक है, औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा इसको कहा जाएगा, जो कक्षा में प्रयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा का वर्णन करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसी भाषा जो कक्षा में हम बच्चों के माध्यम से, या जो बच्चे कक्षा में अपने विद्यालय के अंदर एक दूसरे से, यानी कि टीचर से बात करना या अपने दूसरे विद्यार्थी से बात करना, जो एक ऑफिशियली भाषा के रूप में, यानी कि बनावटी भाषा जो होती है, उसके रूप में उसका प्रयोग करना माना जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरी भाषा कौशल को विकसित करने के विचार को संदर्भित करता है। यानी कि दूसरी भाषा का मतलब हो गया जो हमारी मातृभाषा से अलग एक दूसरी भाषा जो अब सीखी जाती है, उस भाषा को इस भाषा के साथ में जोड़ा जाता है। या फिर जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो ये मान के चलिए वो आप बच्चे जो दूसरी भाषा सीख रहा है वो CALP के अंतर्गत माना जाएगा। किसके अंतर्गत? CALP के अंतर्गत वो माना जाएगा। यानी कि दूसरी भाषा सीखते समय हमें CALP का ध्यान रखना होगा, या दूसरी भाषा को सीखते समय CLP हमारी प्रक्रिया के अंदर आती है। ठीक है, दूसरी भाषा सीखना ही CALP कहलाता है। एक तरीके से मान के चलिए, अगर मातृभाषा सीखते हैं तो वो BICS हो जाएगा, अगर कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो CALP कहलाएगा। दूसरी भाषा यानी कि मातृभाषा से अलग दूसरी भाषा जो हमारी बनावटी भाषा होती है, हमारी मातृभाषा या प्राकृतिक भाषा नहीं होती है, उसको CALP कहते हैं दूसरी भाषा के रूप में। इसकी शब्दावली बहुशब्दिक होती है। बहुशब्दिक का मतलब जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, एकार्थी हो गए, अनेकार्थी हो गए। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी घर की भाषा में नहीं करते। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी। ठीक है, आगे समझ में? टीयर का मतलब एक तरीके से चरण बोल सकते हैं, चरण, स्टेप। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस जो CALP होती है, यानी कि अकादमिक भाषा, जो एकेडमी से यानी कि स्कूल से या क्लास से जुड़ी हुई भाषा है, या दूसरी जो भाषा है उसमें बहुशाब्दिक होती है। यानी कि बहुशाब्दिक का मतलब इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि से बनने वाले शब्द हो सकते हैं, या इसमें पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, एकार्थी, है ना, समानार्थी, ठीक है, इस तरह के शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, इन्हें टीयर 2 कहा जाता है। टीयर 2 का मतलब हो गया चरण, दूसरा चरण। ठीक है, टीयर 2 का मतलब हो गया बेटा दूसरा चरण। ठीक है, दूसरा चरण। तो जैसे आपने देखा होगा ना, ये टीयर 1 वाले हैं। ठीक है, ये शब्द क्या है? ये टीयर 1 है, ये टीयर 1 है। टीयर 1 मतलब प्रथम चरण, बच्चे का प्रथम चरण, जिसमें बच्चा घर के शब्दों का प्रयोग करता है। घर के शब्दों का प्रयोग करेगा, वो प्रथम चरण वाले शब्द होते हैं, है ना, जैसे कि बोतल हो गई, खाट, कुर्सी, मेज, घर, बाल्टी, जो हमारी आधारभूत बेसिक चीजें हैं। उन बेसिक चीजों के जो नाम होते हैं, मम्मी, पापा, गेट, कुर्सी, मेज, है ना, चाकू, गिलास, कटोरी, बोतल, है ना, पहिया, ये हमारे घर के दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जो कि आपके BICS यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में पहले भाषा के रूप में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द आपके ऑफिशियली शब्दों में प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो ये जो शब्द हो गए जो आपके हर दिन की, मतलब दैनिक जीवन में, ठीक है, हर मतलब दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्द। अब ये शब्द ऐसे हैं जो कि हमारे हर दिन में प्रयोग किए जाते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम इसमें टीयर 1 में रखेंगे, जो हमारी BICS के अंतर्गत आती है। लेकिन जो हमारा टीयर 2 है, टीयर 2 में हम घर के शब्दों का प्रयोग ना करके हम किसके शब्दों का प्रयोग करेंगे? हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो हमारे घर के बाहर के शब्द होते हैं, जिन्हें हम ऑफिशियली कहते हैं। यानी कि ऑफिशियली मतलब एक तरीके से इसको बनावटी कह सकते हैं, जिसमें पर्यायवाची, जैसे कि अपराध घर में शब्द प्रयोग नहीं होता ना, है ना। और क्या करेंगे? विवेक से कार्य कीजिए, ये शब्द आपके घर में प्रयोग नहीं होते, वो यहाँ पर प्रयोग होंगे, है ना। जैसे कि हम कहें चक्रपाणी, संधि समास में प्रत्येक, ये संधि समास के शब्द हैं, जो कि आपके इसमें प्रयोग किए जाते हैं दूसरी भाषा के रूप में, यानी कि दूसरे चरण के टीयर 2 वाले शब्द होते हैं, जो आप हर दिन के भाषा में नहीं कर सकते। तो ये टीयर 2 वाले शब्द हैं, जो कि आपके CALP यानी कि अकादमिक भाषा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
आगे समझ में? ये शब्द अकादमिक शब्द होते हैं जो कक्षा में ही उपयोग किए जाते हैं, है ना? कक्षा में उपयोग किए जाते हैं, घर में उपयोग नहीं किए जाते। जैसे कि ठीक है, छलावरण, पलायन, पर्यावरण, उन्मूलन, विवाद, गठबंधन, प्रत्यारोपण, सांस्कृतिक, अत्यावश्यक, ऐसे शब्द जो हैं ये आप घर में प्रयोग नहीं करते इन शब्दों को बेटा, ध्यान से समझिए। ये वो शब्द हैं टीयर 2 वाले शब्द जो इनको आप जो है किसी किताब में पढ़ने में, किताब कॉपी में लिखने में, किसी पत्र को लिखने में, किसी अध्यापक से, किसी अधिकारी से बात करने में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग आप वहां पर नहीं करते, है ना? वहां पर नहीं करते। इन शब्दों का प्रयोग आप वहां पर नहीं करोगे, क्योंकि जहां जैसा शब्द है वहां वैसा ही शब्द ठीक लगता है। तो ये टीयर 2 वाले शब्द है, यानी कि दूसरे चरण वाले, यानी कि ये आपके अकादमिक भाषा वाले शब्द हैं। ठीक है, इसे सीखने में 5 से 7 वर्ष या अधिक समय लगता है। तो भाई जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जो BICS वाली भाषा है, यानी कि प्रथम भाषा है, उसको सीखने में 0 से 5 वर्ष का समय लगता है, यानी कि बचपन में प्रथम भाषा को सीखने में। ठीक है, एक तरीके से मान के चलिए जो प्रथम भाषा है उसको जब सीखा जाता है, उसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उसे BICS कहा जाता है। जब आप दूसरी भाषा यानी कि सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, जब आप दूसरी भाषा सीखते हैं, सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, तो उसको CALP कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जो कि 5 वर्ष से 7 वर्ष तक सीखी जाती है, और उससे ज्यादा भी समय लग जाता है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट से। ठीक है जी। BICS से कठिन है, क्योंकि BICS सरल है, यानी कि जो प्रथम भाषा है वो तो सरल होगी, और सेकंड जो भाषा है, दूसरी भाषा है, वो कठिन होती है। जैसे आप अपनी हिंदी भाषा बेटा, BICS की फुल फॉर्म बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, मैं बता चुका हूँ ये फुल फॉर्म। आप डेली क्लास में नहीं आते तो बेटा ये मेरी कमी थोड़ी है ना? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आधारभूत अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल। ठीक है, सब कुछ बता चुका हूं मैं। आप लेट आते हो, क्लास में नहीं आते हो, डेली नहीं आते हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा की बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है। इस पर एक प्रश्न आया था सीटेट में ना, शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है और कब कब जुड़ी, वो भी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। तो शास्त्रीय भाषा से एक प्रश्न आया था। ठीक है, 1500 से 2000 वर्ष तक पुरानी हो, मतलब जो भाषा मतलब भारत के अंदर भाषा से जुड़ा हुआ एक संगठन है जो ये निर्धारित करता है कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा रहेगी, या भाषा से जुड़े हुए सारे जो मुद्दे या भाषा से जुड़े हुए सारे जो निर्णय लेती है वो एक संस्था होती है। उस संस्था में कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कौन सी भाषा कब जो है प्रयोग की जाएगी, या संविधान में कौन सी भाषा को रखा जाए, कौन सी भाषा को नहीं रखा जाए। मतलब भाषा से जुड़े हुए सारे नियम, सारे रूल्स जो एक संस्था निर्धारित करती है, उसने ये निर्धारित किया कि शास्त्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए, शास्त्रीय भाषा के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए। अच्छा, शास्त्रीय भाषा होती क्या है? इन नियमों को पता कर लोगे तो पता चल जाएगा कि शास्त्रीय भाषा होती क्या है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी शास्त्रीय भाषा नहीं है, कुछ ही गिनी चुनी भाषाएं शास्त्रीय भाषा हैं। पहले हमारे यहाँ केवल 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, उनको बढ़ाकर अब और ज्यादा कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो पहले इसमें क्या है, कोई भी भाषा जो 1500 से लेकर 2000 वर्ष तक पुरानी हो। कितनी? 1500 से लेकर 2000 वर्ष तक पुरानी हो, पहली शर्त ये हो गई। शास्त्रीय भाषा के लिए पहली शर्त क्या होगी बेटा? जो भाषा आपके 1500 से लेकर 2000 वर्ष तक पुरानी हो, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, वह किसी अन्य भाषा से उत्पन्न न हुई हो, वह किसी अन्य भाषा से उत्पन्न न हुई हो। जैसे जो आपकी उर्दू है वो अरबी, फारसी और हिंदी का मिश्रण है, तो उर्दू को हम जो है शास्त्रीय भाषा में नहीं रख सकते। ठीक है, तो वो भाषा किसी दूसरी भाषा से उत्पन्न न हुई हो, लेकिन उसका अपना एक खुद का विकास हुआ हो। ठीक है, उस भाषा का साहित्य भी 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। किसी भी उस भाषा का साहित्य मतलब लिटरेचर उस भाषा का 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, और उसके पुराने साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध भी होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना साहित्य है लेकिन उपलब्ध नहीं है, मतलब उसके लिखे हुए ग्रंथ। हिंदी को भी नहीं रख सकते शास्त्रीय भाषा में, हिंदी को नहीं रखेंगे क्योंकि हिंदी अभी 1500 साल पुरानी नहीं हुई है। हिंदी जो है अभी 1100 साल पहले आई थी, 993 ईस्वी या 1050 विक्रम संवत में हिंदी आई थी। तो हिंदी को ही खुद 1100 साल हुए, तो हिंदी को भी शास्त्रीय भाषा में नहीं रखेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो उस भाषा, वो भाषा जो है 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, उसका साहित्य भी 2000 साल पुराना, 1500 से लेकर 2000 साल पुराना होना चाहिए। साथ में वो भाषा जो है उसका साहित्य जो पुराना लिखा गया वो उपलब्ध हो, प्राप्त हो कि हाँ ये 2000 साल पुराना है, मतलब लिखा गया लेकिन उपलब्ध नहीं है, कहीं मिलता नहीं है देखने को, तो ऐसी भाषा को फिर शास्त्रीय भाषा में नहीं मानेंगे। वो शास्त्रीय भाषा जिसका साहित्य लिखा हुआ हो, है ना, वो साहित्य लिखा हुआ है और उपलब्ध है, उसको हम देख पाए, ऐसी भाषा शास्त्रीय भाषा में आएगी। और एक और नियम चौथा क्या है, भारत सरकार ने, हाँ 3 नियम हो गए ये, है ना, तीसरा और चौथा, पुराने साहित्य ग्रंथ उपलब्ध होने चाहिए। भारत सरकार ने वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। वर्तमान में कितनी भाषाओं का दर्जा दिया है?
6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो देखो यहाँ पर तमिल है, 4 भाषाएं 2004 में इसको शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में। संस्कृत भाषा 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कन्नड़ भाषा को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, यानी कि दोनों को एक साथ, कन्नड़ तेलुगु को। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और ओडिशा को, यानी कि उड़िया जो भाषा है, उसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़, मलयालम, यानी कि जो चारों साउथ इंडियन लैंग्वेज है ना, वो चारों तो है ही हैं, एक संस्कृत और एक उड़िया, ये भी आपकी शास्त्रीय भाषा में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, इनको लिख सकते हैं फटाफट से। लिख लिया। तो ये जो थी, ये पुरानी भाषाएं थी जो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। लेकिन अभी जस्ट आपको देखेंगे, मैंने बताया कि 2024 में कुछ भाषाओं को और जोड़ा गया, उनके इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए, इन्हीं नियमों का ध्यान रखते हुए कुछ भाषाओं को और जोड़ा गया शास्त्रीय भाषाओं के अंदर। ठीक है, चश्मा भूल गया, मुझे दिखाई कम दे रहा है, लिख लिए। चलो, अब अन्य शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, अन्य शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा? लिखिए उनके 2024 ईस्वी में अन्य कुछ अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, कुछ अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना। चलिए दोस्तों, बेटा ना बोलूं, चलो वो सॉरी, वो अरे वो स्कूल में ऐसे ही बोला जाता है ना, तो मुंह से निकल गया होगा। मैं वहां कभी कभी दोस्तों साथियों बोल देता हूं, यहाँ कभी बेटा बोल देता हूं, तो ऐसे हो जाता है कंफ्यूजन थोड़ा सा। यहाँ बड़े बच्चे हैं, वहां छोटे बच्चे हैं। भैंस चरा के आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं, वाह मेरे शेर, एक दिन बहुत जल्दी आप सफल होगे। बस मेहनत करते रहो सब लोग, निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सफलता कभी ये नहीं देखती कि परिस्थिति कैसी है इंसान की, सफलता ये देखती है कि उसने मेहनत कितनी की है। तो सफलता हमेशा ही आपके साथ रहेगी और हमेशा आपको आपका साथ देगी। ये मेहनत जो है, मेहनत आपका साथ हमेशा देती है। तो 2024 में दोस्तों और कुछ भाषाएं जोड़ी गई इसमें। ठीक है, तो हमारी कितनी भाषाएं थी दोस्तों? यहाँ पर 6 थी, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब आती है 7वीं मराठी। ठीक है, तो 2024 में ही जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन सी? 7वीं है मराठी भाषा। ये सब 2024 में, तो 2024 में ही जोड़ी गई थी सब भाषाएं, जो अभी जो मैं लिखूंगा वो सब 2024 में ही जोड़ी गई थी। 7वीं 8वीं आपकी हो जाएगी पाली भाषा, है ना। और जो 9वीं रहेगी वो आपकी रहेगी प्राकृत भाषा। ठीक है, पाली प्राकृत भाषा। ठीक है, और जो 10वीं है वो रहेगी आपकी असमिया, है ना। ये सब भाषाएं 2024 में जोड़ी गई थी, शास्त्रीय भाषा का इनको दर्जा दिया गया था। और एक रहेगी आपकी दोस्तों बंगाली, है ना। तो ये आपकी 5 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 भाषाएं जोड़ी गई आपकी 2024 में। ठीक है, जिनको शास्त्रीय भाषा का अब दर्जा दिया गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके रिपोर्ट, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, पाली भाषा क्या होता है? देखो पाली भाषा क्या होती है, मैं थोड़ा सा भाषा के बारे में बता देता हूं आपको। देखो 1500 ईसा पूर्व की बात है। कब? 1500 ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व जानते हो ना, 1500 ईसा पूर्व की बात है। तो बेटा संस्कृत भाषा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसकी संस्कृत भाषा हमारे भारत में बोली जाती थी, लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद आई एक भाषा पाली भाषा। ठीक है, ठीक है, सॉरी पाली भाषा। उसके बाद आई थी आपकी पाली भाषा। तो इस पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश लिखे हुए हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं उस पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर आती है आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद आती है आपकी अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा। फिर उसके बाद आती है आपकी हिंदी भाषा। अब ध्यान रखना कि इन दोनों, इस भाषा को 1500 साल हो गए, इसको भी 1500 साल हो गए, इसको भी 1500 साल हो गए, लेकिन अभी इसको 1500 साल नहीं हुए हैं। ठीक है, जब इसको 1500 साल हो जाएंगे, अभी कुछ वर्षों बाद, यानी कि मान के चलिए अभी 1100 साल इसको हुए हैं, इसको हो गए 12 13 14, इसको हो गए आपके 1200 से लेकर 1300 1400 साल, 1300 1400 साल इस भाषा को हो गए हैं। और लगभग 100 साल बाद ये भाषा भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी। ये भाषा भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी 100 साल बाद। ठीक है, 100 साल बाद मैं लिख के जा रहा हूं। ठीक है, सॉरी मतलब मैं लिख दे रहा हूं
और अपने दादी मतलब अपने पोते पोतियों को बताना कि 100 साल बाद ये भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करेगी, और ये 400 साल बाद, ये हमारी जो हिंदी भाषा है 400 साल बाद जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी। कौन सी? हिंदी भाषा। अगर नियम ऐसे ही रहे, सेम नियम रहे, तो ये 400 साल बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करेगी, और ये 100 साल बाद, 100 या 200 साल बाद, ठीक है, 100 से लेकर 200 साल बाद ये भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी अपभ्रंश। अभी इनको 1500 साल हो गए हुए हैं, है ना, इनको 1500 साल हो चुके हैं, इसको तो 3500 साल हो गए संस्कृत को, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आगे समझ में? हमें कौन बताएगा? नहीं, आप भविष्यवाणी कर जाओ ना। देखो जैसे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर नियम नहीं बदले तो 100-200 साल बाद जो है अपभ्रंश भाषा शास्त्रीय भाषा बन जाएगी, और 400 साल बाद हिंदी भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी। आ रहा है समझ में? ऐसे होता है। तो ये जो है 1500 साल में जो पुरानी भाषा हो जाएगी वो शास्त्रीय भाषा बन जाती है, ठीक है। लाइट गई, ऐसी गर्मी हो रही, चलो ठीक है। तो ये ऐसे थी, संस्कृत पाली भाषा थी ये भी, प्राकृत अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी का समय आता है। हिंदी जो शुरू हुई है दोस्तों वो 993 ईस्वी से मानी जाती है, यानी कि 1050 विक्रम संवत से हिंदी भाषा की भारत में शुरुआत होती है, ठीक है। 1050 से हिंदी भारत के अंदर आई थी विक्रम संवत में, और ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी में भारत के अंदर हिंदी की शुरुआत होती है। तो लगभग आपके 1100 साल ही हुए हैं, है ना, 1100 साल हुए हैं। 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं बेटा, 1500 ईसा पूर्व में, यानी कि अब से 3500 साल पहले भारत के अंदर संस्कृत भाषा पढ़ी लिखी बोली जाती थी। 3500 साल पहले की बात है, ठीक है, 3500 साल पहले। देखो 1500 ईसा पूर्व ही हो गए, अब 2000 ही हो गए, 2026 ही चल रही है, तो कितना हुआ कुल मिलाकर? 3500 साल हो गए ना, 3500 वर्ष, 3500 साल हो गए, ठीक है। चलिए ओके, तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं, और अगला टॉपिक रहेगा हमारा शब्द संपदा। अगला टॉपिक रहेगा हमारा शब्द संपदा। शब्द संपदा क्या होती है? ये बहुत सरल सा टॉपिक है। अब हमारे पारिभाषिक शब्दावली शुरू हो गई। शब्द संपदा का मतलब होता है एक तरीके से जो वोकेबुलरी होती है ना, वोकेबुलरी, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी, उसको शब्द संपदा कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में कहते हैं वोकेबुलरी, आप लिख सकते हो, ठीक है, वोकेबुलरी, ठीक है। तो शब्द संपदा का मतलब क्या होता है बेटा? सॉरी दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के संदर्भ में, क्या प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार, शब्द भंडार का मतलब होता है अपनी वोकेबुलरी, शब्द भंडार, शब्द संपदा, वोकेबुलरी एक ही चीज है, शब्द भंडार विकसित कर सके, क्योंकि उचित शब्द भंडार बच्चों में, पहले तो यहां समझो कि शब्द भंडार विकसित कर सके, यानी कि जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर जितने ज्यादा शब्द बच्चों को आएंगे, बच्चे की भाषा की पकड़ उतनी अच्छी होती है। जैसे आपने छोटे बचपन में आपने देखा होगा, ठीक है, महसूस किया होगा, जोर से बोलूं, जय माता दी, बोल दिया, देखो, हाँ, शब्दों का खजाना कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे मतलब बचपन में आपने एक डिक्शनरी होती थी, जो मतलब कहते हैं ना कि 100 शब्द याद, 50 शब्द याद करने, 20 शब्द याद करने, आपको रट्टा रट्टा मार के सिखाया जाता था ना अंग्रेजी के शब्द। तो वो अंग्रेजी को जितनी वोकेबुलरी, जितने शब्द आपको जिस भाषा के आएंगे, उस भाषा में आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती है, उस भाषा में आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती है, ठीक है। तो अंग्रेजी के शब्द आपको बचपन में सिखाए जाते थे, तो उसका उद्देश्य ये होता था कि अंग्रेजी भाषा पर आपको पकड़ अच्छी बनानी है, इसलिए उस भाषा के शब्दों को आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाता था, है ना। ऐसे ही यहां आप देखिएगा कि जब छोटे बच्चों को पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी, ये सारे के सारे शब्द जब बच्चों को सिखाए जाते हैं, तो इसका उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र यही होता है कि उस बच्चे को उस भाषा, जिस भाषा के शब्दों को सिखाया जा रहा है, उस भाषा पर पकड़ बनवाने के लिए कहा जा रहा है, उस भाषा पर पकड़ बनवाने के लिए परफेक्टनेस, यानी कि निपुणता, उस भाषा में मजबूती आ जाएगी बच्चे की भाषा में। तो जितने ज्यादा शब्द बच्चे के पास होंगे उस भाषा के, उतनी ही ज्यादा मजबूत पकड़ उस भाषा पर उस बच्चे की होगी। क्योंकि उचित शब्द भंडार में, उचित शब्द भंडार का मतलब जितने ज्यादा बच्चे के पास शब्द वोकेबुलरी होगी, बच्चों में संप्रेषण, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा होगा। भाषा क्यों सिखाई जाती है? कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए। संप्रेषण के साथ लेखन कौशल, तो कम्युनिकेशन के साथ में लेखन कौशल भी उसका अच्छा हो जाएगा। चारों कौशलों की अगर बात करें तो उसमें बच्चे के पास जो है शब्द भंडार अच्छा होना चाहिए। संप्रेषण के साथ लेखन कौशल को दक्ष करता है, जिससे बच्चे विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग सफलता से कर सकें। विभिन्न संदर्भों का मतलब है अलग अलग जगह पर अगर बच्चा, जिसको जहां पर जैसी जरूरत है, बच्चा वहां पर वैसे ही शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है ना। देखो, कहीं पर ऑफिस में बात करनी होती है, कहीं पर फैमिली में बात करनी होती है, कहीं पर दोस्तों से बात करनी होती है, कहीं पर विदेशी मुद्दों पर बात करनी होती है, कहीं पर शहर के गांव के मुद्दों पर बात करनी होती है। लेकिन उनमें जैसे जितने हमारे पास शब्द होंगे, उतनी ही अच्छे से हम उस भाषा की चीजों को समझ पाते हैं, या हम दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल पाते हैं। अगर हमारे पास उस भाषा के शब्द ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हम उस भाषा में अच्छे से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो शब्द भंडार यही काम करता है, शब्द संपदा यही काम करती है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाती है,
और हमारे लेखन कौशल को बढ़ाती है। यानी कि जैसे अभी जो है कुछ पेपर जो है थ्योरी वाले हो गए, जैसे कि यूपीएलटी का है, वो थ्योरी वाला हो गया ना, जिसमें हम आंसर को लिखते हैं। यूपीपीसीएस यूपीएससी होती है, मेंस में आंसर राइटिंग होती है। उसमें जितने अच्छे शब्द हमारे पास होंगे उतना ही अच्छा हमारा आंसर होगा। मतलब हमें उस टॉपिक की नॉलेज तो होनी चाहिए, उस टॉपिक की नॉलेज के साथ साथ हमारे पास उस शब्द के, उस भाषा के शब्द भी बहुत अच्छे से होने चाहिए, ताकि हम उस भाषा के शब्दों को का प्रयोग करके अपने आंसर को बढ़िया बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। उस आंसर को प्रभावशाली कब बनाया जा सकता है? उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने ज्यादा हमारे पास शब्द होंगे उतने बढ़िया से। ठीक है। बालकों में शब्दों की संख्या जिन्हें वो बोल या समझ पाते हैं, उनकी शब्द संपदा जो है उसी को जो है शब्द संपदा कहलाती है। मतलब बालकों में वे शब्द जिनको वो बोल और समझ पाते हैं, ऐसे शब्द नहीं जो बच्चे को याद तो है लेकिन उसका अर्थ नहीं पता है, लेकिन अर्थ भी पता होना चाहिए साथ में। शब्द संपदा में वे ही शब्द शामिल होते हैं जिनका बच्चे को अर्थ भी पता हो। ऐसे तो बच्चा बहुत सारे रट्टा लगा लेगा कि ये भी शब्द होता है, ये भी शब्द होता है, लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता होता। ठीक है। तो बालकों में शब्दों की संख्या जिन्हें वो बोल या समझ पाते हैं उनकी वो शब्द संपदा ही कहलाती है। शब्द संपदा को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो ग्रहणशील शब्द संपदा, जिसको कहते हैं निष्क्रिय शब्द संपदा। एक यहां से बहुत जो है प्रश्न आता है सीटेट में। एक दूसरा होता है उत्पादक शब्द संपदा, यानी कि सक्रिय शब्द संपदा। एक तो होता है ग्रहणशील शब्द संपदा, निष्क्रिय जिसे कहते हैं। एक होता है उत्पादक शब्द संपदा, जिसे हम जो है सक्रिय शब्द संपदा कहते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है। जब बच्चा कोई शब्द सीख रहा है, उसको हो गया इनपुट, यानी कि उसको बच्चा, जैसे आप क्या कर रहे हो, अभी आपको मैं पर्यायवाची याद करने के लिए बोलूं, आप पर्यायवाची याद कर लोगे, वो आपका इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है? इनपुट, यानी कि आप उसको ग्रहण कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, यानी कि आप उसमें इनपुट कर रहे हो, यानी कि उन शब्दों को सीख रहे हो, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए यूजलेस है। वो क्या है? यूजलेस है। इसलिए उसको कहा जाता है निष्क्रिय शब्द संपदा। इसी टेट में पूछा गया था, निष्क्रिय क्या कहा जाएगा बेटा? निष्क्रिय शब्द संपदा। दूसरी तरफ उन सीखे हुए शब्दों को जब आप कहीं पर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जब आप उन सीखे हुए शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं लिखने में, बोलने में, मैं आपको जब मैं किसी शब्द को, सीखे हुए शब्द को आपके बोल रहा हूं, तो मैं उसका यूज कर रहा हूं, या मैं उसको उस शब्द का लिखकर यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसका यूज हो रहा है, प्रयोग कर रहा हूं, तो वो हो जाएगी मेरी सक्रिय, यानी कि उस शब्द का मैं यूज कर रहा हूं। तो जब किसी शब्द का मैं यूज करके उसको शब्द को का प्रयोग करके जब मतलब उसका मैं सामने लाता हूं, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सक्रिय शब्द संपदा। तो दो तरीके से होगी, एक निष्क्रिय शब्द संपदा, एक सक्रिय शब्द संपदा। निष्क्रिय तब होगी जब उसका हम, निष्क्रिय का मतलब यूजलेस, जब हम उसका यूज नहीं कर रहे होते, केवल हम उसको सीख रहे होते हैं, वो इनपुट हो गया। लेकिन एक ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट कर रहे हैं, लिखकर या बोलकर, तो वो हो जाएगी सक्रिय, यानी कि यूजफुल। ठीक है। निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय नकारात्मक होता है, बिल्कुल सही कहा। निष्क्रिय का मतलब नेगेटिव, जो हमारे काम का नहीं है, यूजलेस, और सक्रिय जो हमारे काम का, यूजफुल। तो यूजफुल कब होगा? जब हम उसका सीखे हुए का प्रयोग करते हैं। भाई हमारे दिमाग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हमने बचपन में ऐसे शब्द सीखे, जैसे कि आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा, बीमा, गाटा, सीटा, पीटा, जो भी होता है, बचपन में आपने सीखा, हमने भी सीखा, वो हमारे लिए यूजलेस रहा, वो निष्क्रिय शब्द संपदा है। हमें याद है कि अल्फा, गामा, बीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा हमने सीखा, लेकिन हमारे जीवन में उसका कोई यूज नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? वो यूजलेस हो गया, यानी कि निष्क्रिय हो गया। लेकिन मैं अब हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके आपको समझाने का, बताने का, लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं, तो जो हिंदी के शब्द मैंने बताए हैं वो मेरे लिए सक्रिय हो गए, यूजफुल हो गए, वो एक्टिव है। जिनका मैं यूज कर रहा हूं वो एक्टिव हो गए, यूजफुल हो गए, लेकिन जिनका मैं प्रयोग नहीं कर रहा वो डिसएक्टिव हो गए, निष्क्रिय हो गए। ठीक है। सक्रिय यानी कि एक्टिव, निष्क्रिय यानी कि अनएक्टिव या यूजलेस कहेंगे उनको। आगे समझ में क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये दो तरह की शब्द संपदा आपकी होती है। तो शब्द संपदा समझ में आ गई, जो शब्द भंडार होता है हमारा, क्या कहते हैं बेटा इसको? दोस्तों शब्द भंडार। ठीक है। इसको शब्द भंडार कहा जाएगा, या अंग्रेजी इसको वोकेबुलरी कह सकते हैं, यानी कि शब्द सीखने, जिसको जितना ज्यादा हम शब्द सीखते हैं। ठीक है। ठीक है। सचिन सर ने कराया था ना यूट्यूब पे क्वेश्चन, बिल्कुल, तो देख लो, आ रहे हैं ना सारे के सारे चीजें, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आउटपुट और इनपुट, इस पर जुड़ा होता है ये चीजें। ठीक है। आगे, भाषा शिक्षण के प्रमुख 4 कौशल होते हैं। ठीक है। 2 ग्रहात्मक, 2 अभिव्यक्त्यात्मक। ग्रहात्मक मतलब इनपुट वाले कौन से होते हैं? इनपुट वाले होते हैं, एक तो श्रवण हो गया और एक पठन हो गया। श्रवण मतलब सुनना, पठन मतलब पढ़ना। दूसरा उत्पादक मतलब आउटपुट वाले, जैसे वाचन यानी कि बोलना, और लेखन मतलब लिखना। ठीक है। तो 2 आउटपुट और 2 इनपुट वाले। ठीक है। तो ग्रहणशील शब्द संपदा वह शब्दकोश है जिसे हम सुनने और पढ़ने पर समझ तो लेते हैं, लेकिन उनका उपयोग बोलने या लिखने में नहीं कर पाते। तो ये हो गया निष्क्रिय। ठीक है। क्या हो गया? निष्क्रिय, यानी कि यूजलेस, है ना भाई। उनका हमने अर्थ भी समझ लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन उसको हमें कहीं यूज नहीं कर पा रहे उसका, जैसे साइन थीटा वगैरह जो थे उनका हम यूज नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे लिए निष्क्रिय हो गए, है ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ग्रहणशील शब्द संपदा, ठीक है, ग्रहणशील शब्द संपदा सुनकर पढ़कर, अच्छा ये तो ये वही हो गया। भाषा के ग्रहणशील शब्द जिन्हें हम पहचानते हैं ग्राह्य शब्द संपदा कहलाते हैं, तो इनपुट हो गए, इनपुट में आ जाएंगे। ठीक है। और जो हमारे जो आउटपुट में होते हैं कौन कौन से? उत्पादक। ठीक है। उत्पादक शब्द संपदा, उत्पादक शब्द संपदा कौन सी होगी? जिन शब्दों को बोलकर
व लिखकर, बोलकर व लिखकर प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, प्रयोग में लाते हैं, बोलकर व लिखकर प्रयोग में लाते हैं। उत्पादक शब्द संपदा जिन शब्दों को बोलकर व लिखकर प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक शब्द संपदा या सक्रिय शब्द संपदा। उत्पादक शब्द संपदा या सक्रिय शब्द संपदा उसको कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? आ गया? सक्रिय निष्क्रिय शब्द संपदा। तो ऐसी ही पारिभाषिक शब्दावली चलेगी आपकी। प्रश्न में ऐसे आता है कि कोई 4 कंडीशन दे दी जाती हैं कि इनमें कौन सी शब्द संपदा सक्रिय है, कौन सी शब्द संपदा निष्क्रिय है ना? या वैसे पूछा जाता है कि एक बच्चा लिखकर अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा है, एक बच्चा बोलकर अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा है, एक बच्चा शब्दों को सुनकर ग्रहण कर रहा है। तो इनमें तीनों में कौन सी निष्क्रिय शब्द संपदा? तो जो सुनकर ग्रहण कर रहा है वो निष्क्रिय शब्द संपदा होगी। एक पत्र लिखकर, एक बोलकर, एक भाषण के माध्यम से, 3 ऐसे हो गए वो आउटपुट कर रहे हैं। तो जो शब्द आउटपुट होंगे वो हमारे सक्रिय होंगे, है ना, और जो इनपुट होंगे वो हमारे निष्क्रिय होंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब मिलते हैं सोमवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।